जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज हम लोग न्यू बैच का लेक्चर 11 लेकर के उपलब्ध हैं। और हम आपको बता दें कि आज हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर 10 में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके थे। तो यहाँ हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, लेकिन अपवर्तन के नियम से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं और जितने भी एकेडमिक बैच हैं, एकेडमिक बैच प्रारंभ हो गया है। प्रिपरेशन में CUET का बैच चल रहा है, तो आप सभी लोग तत्काल एडमिशन ले लें। 9th 10th 11 12 यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड साइंस आर्ट कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए। और सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, हर सब्जेक्ट का क्लास चलता है। इसलिए अतिशीघ्र आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए। और अब हम आते हैं अपवर्तन के नियम पर, देखते हैं अपवर्तन का नियम। हमने आपको बताया था कि ये विभाजक तल होता है, वह तल जो माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम को विभाजित करता है, इसको हम विभाजक तल कहा करते हैं। और इसके बाद ये जो है प्रकाश का स्रोत होता है और प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो आपतित किरण होती है। और आपतन और जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण विभाजक तल के जिस बिंदु से टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है यह अभिलंब कहलाता है। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अगर सपोज कीजिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। और अगर यह प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह ऐसे न जा करके अपने पथ से विचलित हो जाती है और यह अभिलंब के तरफ झुक जाती है। एक बात हम आपको बता दें, इसको आप याद रखे रहिएगा। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। केवल प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। यह कई बार आपसे कंपटीशन में भी पूछा गया है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। इसको याद रखे रहिएगा कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो केवल उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती है, आवृत्ति छोड़ करके सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग, अच्छा ये भी हमें पता था कि ये आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन कोण होता है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम। तो जिस तरह से परावर्तन के दो नियम होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले आपको प्रथम नियम बताने जा रहे हैं। प्रथम नियम आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रथम नियम यह अपवर्तन का जो प्रथम नियम था यह परावर्तन में भी था। और देखिए, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। इस पहले नियम को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा।
इसके बाद अब हम लोग दूसरा नियम देखेंगे, द्वितीय नियम देखेंगे। और द्वितीय नियम क्या है इसको देखा जाएगा। द्वितीय नियम में आप समझें, द्वितीय नियम को वैज्ञानिक स्नेल ने दिया था, स्नेल। तो अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ या स्नेल्स रूल कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। कई बार आपसे कह दिया है कि स्नेल का नियम लिखिए, या स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। और हम आपको दूसरा नियम यानी स्नेल का नियम बताने जा रहे हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर होता है और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति यानी यह एक कांस्टेंट होता है, और यह कांस्टेंट जिसको हम हिंदी में नियतांक कहते हैं। तो इस दूसरे नियम को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसको हम यन से प्रदर्शित किया करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन अपान साइन आर इज इक्वल टू यन हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम है, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और इसको हम n21 से प्रदर्शित करते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक याद रखे रहिएगा। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यानी ये हो जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n21 हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए तो इस स्थिति में दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम का हो जाता है। और फिर यहाँ पर देखें होता क्या है कि अब ये फार्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी। अब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो अब यह आपतन कोण यानी अपवर्तन कोण के जगह पे आपतन कोण हो जाता है, और आपतन कोण के जगह पे अपवर्तन कोण हो जाता है। मतलब आई के जगह पे आर और आर के जगह पे आई हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन आर अपान साइन आई और इक्वल टू हो जाएगा n12 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें तो लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा कर दें, राइट का राइट में गुणा करें तो ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर और इनटू हो जाएगा साइन आर अपान साइन आई
इज इक्वल टू n21 इंटू n12 हो जाएगा n12। अब देखिए क्या होगा, साइन r से साइन r कैंसिल, साइन i से साइन i कैंसिल, यानी 1 इज इक्वल टू n21 इंटू n12। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा n12 इंटू n21 इज इक्वल टू 1। और अगर इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहे, मतलब क्या कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम n12 की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो 1 हो जाएगा n21। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। मतलब अगर दूसरे, देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर आपको ज्ञात है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात है, और फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, तो जब 1 कर देते हैं तो यह अपवर्तनांक आपको ज्ञात हो जाता है। इसके बाद आगे चल करके हम अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन, स्पेशली डिफिनीशन हम बताएंगे, और इसके बाद फिर हम लोग गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय लेंस में हम लोग उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे और सबका बहुत अच्छा नोट हम लोग बनाएंगे। और ये आप सभी लोग याद रखे रहिए, केवल पढ़ने से काम नहीं बनेगा, नोट जब आपके पास अच्छा होगा तभी आप बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया लिखेंगे, और जब बढ़िया लिखेंगे तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। और अगर बढ़िया नंबर चाहिए तो बढ़िया नोट लेना पड़ेगा, और बढ़िया नोट लेने के लिए आपको महामना इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन लेना होगा। इसलिए आप सभी लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस आर्ट कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं, और सब लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं। इसलिए आप तत्काल एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी चीज, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.